अब हम लोग देखेंगे संकरण को, हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होता है, जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न ऑर्बिटल आपस में मिलकर उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा तथा समान आकृति के नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। कोई भी परमाणु हो, किसी भी परमाणु के समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल क्या करते हैं? ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं? समान ऊर्जा वाले नए कक्षक का निर्माण करते हैं। जैसे कि कार्बन का देखते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, है ना। 1s2 2s2 और होता है 2p2, है ना। तो क्या हो जाएगा? मूल अवस्था में 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो क्या होता है संकरण में? क्या होता है, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक। तो अब क्या हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, है ना। तो क्या होता है इस संकरण में समान ऊर्जा वाले कक्षक क्या होते हैं? आपस में मिल करके समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा, उतनी ही ऊर्जा और समान आकृति के नए कक्षक का निर्माण करते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग संकरण। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे ये हो रहा है कि S कक्षक और P कक्षक दोनों कक्षक मिल जा रहे हैं। दोनों कक्षक क्या हो जा रहे हैं? मिल जा रहे हैं। S कक्षक और P कक्षक दोनों ही क्या हो रहे हैं? मिश्रित हो जा रहे हैं। तो इस कारण यहाँ पे क्या बन रहा है? आपका संकरण बन रहा है या फिर संकरण हो रहा है ना। तो यहाँ पे S का एक कक्षक भाग ले रहा है और P का 3 कक्षक भाग ले रहे हैं, है ना। S का एक कक्षक और P का 3 कक्षक, तो यहाँ पे sp3 संकरण होगा, है ना। तो संकरण में होता क्या है, हमने देखा यहाँ पे, जब किसी परमाणु के समान ऊर्जा वाले विभिन्न ऑर्बिटल आपस में मिलकर या आपस में मिश्रित होकर, ठीक, आपस में मिलकर या फिर आपस में मिश्रित होकर समान ऊर्जा तथा आकृति के नए ऑर्बिटल बनाते हैं। समान ऊर्जा तथा आकृति के नए ऑर्बिटल बनाते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी संकरण कहलाती है, ठीक। अब संकरण के प्रकार के बारे में देखते हैं। अगर हम लोग संकरण के प्रकार के बारे में देखें तो संकरण क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स क्या क्या हैं उसको देखते हैं। पहला है sp संकरण। जब S का एक कक्षक और P का एक कक्षक आपस में मिश्रित होकर समान ऊर्जा वाले 2 कक्षक बनाते हैं तो क्या कहलाता है? sp संकरण कहलाता है। जब S का एक कक्षक और P का एक कक्षक आपस में मिश्रित होकर समान ऊर्जा वाले नए कक्षक बनाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं sp संकरण। sp संकरण का उदाहरण है आपका BeCl2। तो यहाँ पे हमें बेरिलियम का परमाणु क्रमांक पता है, क्या होता है? 4 होता है ना। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 होता है। 1s2 और 2s2, ठीक। तो अब देखते हैं, तो बेरिलियम की मूल अवस्था में, मूल मतलब क्या है? मूल अवस्था मतलब उसके ग्राउंड स्टेट में सर्वप्रथम क्या होता है? बेरिलियम में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है ये तो पता है हमको। 1s, ये है आपका 1s, उसके बाद क्या आता है? 2s, उसके बाद क्या आता है? 2p। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगा? यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगा? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसमें का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? 2p में चला जाएगा, ठीक। ये 2s है, ये 1s है और ये 2p है। उसके बाद बात करें संकरित अवस्था की, तो संकरित अवस्था में क्या हो जाएगा? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये आपस में मिल करके क्या हो जाएंगे? ये आपस में मिलकर आपस में अतिव्यापन करके sp संकरण का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पे देखो, S का एक कक्षक और P का एक कक्षक, दोनों का S का एक कक्षक मिल रहा है और P का भी जिसमें इलेक्ट्रॉन है वही कक्षक मिल रहा है। तो इस कारण यहाँ पे जो संकरण होगा sp संकरण होगा। S का एक कक्षक और P का एक कक्षक।
ठीक है। तो यहाँ पे संकरण में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे कक्षक में चले जाते हैं, समान ऊर्जा वाले दूसरे कक्षक में जाते हैं। तो यहाँ पे देखो मूल अवस्था में क्या होता है, मूल अवस्था में हम लोग उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं जो उस परमाणु का होता है। जैसे बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, 1:2:2 होता है। तो 1:2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2:2 में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, 2s से उत्तेजित होकर 2p में चला जाता है, इस प्रकार। उसके बाद संकरित अवस्था में क्या होता है, दोनों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपस में मिल जाते हैं और संकरण का निर्माण करते हैं। तो s का एक कक्षक, p का एक कक्षक मिल रहा है, तो इस कारण यहाँ पे sp कक्षक बना हुआ है। अब बात करें इनके संरचना की, तो क्या होता है BeCl2, यहाँ पे देखो ये संकरण का उदाहरण BeCl2। BeCl2 की जो संरचना होती है कैसी होती है, रेखीय होती है। जैसे कि ये आपका क्या है, क्लोरीन है, बीच में क्या है आपका बेरिलियम है ना। तो Cl बीच में Be और साइड में Cl, इसकी संरचना किस प्रकार से बनी, देखो रेखिक बन रही है। तो इस कारण इसकी संरचना कैसी है, रेखिक है, जैसे कि इस प्रकार से, ठीक, Cl। अब इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना होता है ये आपको याद करना जरूरी है, 180 डिग्री, ठीक। तो sp संकरण किसे कहते हैं, sp संकरण के उदाहरण कौन से हैं, और sp संकरण को जो उदाहरण दिया है आपने BeCl2, उसमें मूल अवस्था, उत्तेजित अवस्था, संकरित अवस्था किस प्रकार से बनती है, और यहाँ पे जो BeCl2 का स्ट्रक्चर कैसा है, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे करके बनाना पड़ेगा डायग्राम, इस डायग्राम को भी बनाना पड़ेगा, और साथ में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उनके बीच बॉन्ड एंगल कितना है, ठीक। क्या क्या लिखना है आपको, बंद कोण कितना है, बंद कोण हमने देखा कितना है, 180 डिग्री है। और क्या देखा हमने, संरचना कैसी है, इसको साइड में लिखना होगा आपको। संरचना जो है आपकी रैखिक है, ठीक। तो ये हो गया आपका sp संकरण। अब देखते हैं sp2 संकरण। जब s का एक कक्षक और p का 2 कक्षक आपस में मिश्रित होकर समान ऊर्जा वाले 3 नए कक्षक बनाते हैं, तब sp2 संकरण होता है। जब s का एक कक्षक और p का 2 कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा वाले 3 नए कक्षक बनाते हैं। 3 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि s का 1 है और p का 2 है, 1 और 2 मिलकर के 3 होते हैं ना, इस कारण। जब s का एक कक्षक और p का 2 कक्षक आपस में मिश्रित होकर समान ऊर्जा वाले 3 नए कक्षक बनाते हैं, तब sp2 संकरण होता है ना। उदाहरण है आपका BeCl3। BeCl3 क्या होता है, यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम है बोरान। बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, 1s2, 2s2 और उसके बाद है 2p1, ठीक। मूल अवस्था की बात करें तो जो बोरान होता है उसकी मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इस प्रकार से होता है। p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये है 1s, ये है 2s और ये है 2p। उसके बाद उत्तेजित अवस्था की बात करें तो क्या होता है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 2s का 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, 2p में। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, 2p में। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। तो उत्तेजित अवस्था में होगा ना, मूल अवस्था में नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये हो गया, ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है। तो अब देखो यहाँ संकरित अवस्था में देखते हैं, ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है, इसमें एक। तो यहाँ पे देखो इसमें s का 1 कक्षक और p का 2 कक्षक भाग ले रहे हैं। क्यों भाग ले रहे हैं, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन पहले से भरे हैं। s ब्लॉक में s कक्षक जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1, इसमें भी 1। तो ये और ये और ये तीनों आपस में मिल जाएंगे, मतलब संकरित हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे इन तीनों के बीच अतिव्यापन होगा ताकि ये अपना कक्षक पूरा कर सके। इन तीनों के बीच अतिव्यापन हो रहा है, इस कारण sp2 संकरण यहाँ पे होगा। sp2 संकरण का उदाहरण हमने यहाँ पे देखा है BeCl3 है, जिसमें हमने इसकी मूल अवस्था, उत्तेजित अवस्था, संकरित अवस्था के बारे में देखा। देखो अब यहाँ पे क्या है आपका, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो sp2 संकरण हो गया है, ये किसका है, बोरान का है,
ठीक है। बोरान में इस प्रकार से संकरण बनता है और बोरान में sp2 संकरित कक्षक यहाँ पे बन जाते हैं। अब ये संकरित कक्षक 3 क्लोरीन से क्रिया करते हैं। किससे? 3 क्लोरीन से। इस कारण यहाँ पे BCl3 बना है। बोरान की संकरित अवस्था से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे आपका बोरान के बीच में sp2 संकरण हुआ है ना। तो यहाँ पे ये तीनों कक्षक अब 3 क्लोरीन से क्रिया करेंगे। किससे? 3 क्लोरीन से, और BCl3 का निर्माण करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं BCl3 की संरचना किस प्रकार होती है। तो जो BCl3 की संरचना होती है आपकी कैसी होती है? त्रिकोणीय समतल होती है। कैसी होती है? त्रिकोणीय समतलीय। जैसे कि बीच में है आपका बोरान और ऊपर से किससे जुड़ा है? क्लोरीन से। इधर से किससे जुड़ा है? क्लोरीन से। इधर से किससे जुड़ा है? क्लोरीन से। इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का होता है। ठीक, इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री का। त्रिकोणीय समतलीय संरचना कैसी है? BCl3 की संरचना है आपकी त्रिकोणीय और त्रिकोणीय समतलीय। ठीक, बंद कोण कितना है? 120 डिग्री का। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे ये पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब आगे देखते हैं sp3 संकरण को। जब S का एक कक्षक और P का 3 कक्षक, S का एक कक्षक और P का 3 कक्षक आपस में मिश्रित होकर समान ऊर्जा वाले कितने? 1 और 3 4 नए कक्षक बनाते हैं, तब वहाँ पे होता है sp3 संकरण। उदाहरण में देखें तो CH4 है। तो हमें पता है कार्बन का परमाणु क्रमांक 4 होता है, 1s2 2s2 और क्या कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, 1s2 2s2 2p2। हाँ ठीक, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, 1s2 2s2 2p2। तो कार्बन की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s का है ये है आपका 2s का, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, p में कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p। ठीक, उसके बाद उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगा? जो आपका 2s का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा? 2p में चला जाएगा। तो इस कारण इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के आपके 2p में आ जाएगा। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के कहाँ आ गया? इस यहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ होगा? उत्तेजित अवस्था में। उसके बाद संकरित अवस्था में क्या हो जाएगा? यह है आपका 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद आपका 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 और 3। तो इस कारण यहाँ पे s का एक कक्षक और p के कितने कक्षक भाग ले रहे हैं? 1 2 और 3 कक्षक भाग ले रहे हैं। इस कारण यहाँ पे कौन सा संकरण हो रहा है? sp3 संकरण हो रहा है। अब यहाँ पे जो कार्बन है वहाँ पे तो sp3 संकरण बन गया है। अब यहाँ पे जो कार्बन है 4 हाइड्रोजन से जुड़कर क्या करता है? आपका CH4 बनाता है। यहाँ से sp3 संकरण बना हुआ है, तो यहाँ से जो कार्बन है वो क्या करेगा? हाइड्रोजन से जुड़ करके CH4 का निर्माण करेगा। ठीक, अब देखते हैं संरचना को। तो संरचना कैसी होती है इनकी? CH4 की संरचना चतुष्फलकीय होती है। मतलब बीच में आपका कार्बन होता है, ऊपर से एक हाइड्रोजन, साइड से एक हाइड्रोजन, नीचे से एक हाइड्रोजन और इधर से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। इस प्रकार इनकी संरचना किस प्रकार से बनती है? चतुष्फलकीय। किस प्रकार से संरचना बनती है? चतुष्फलकीय। ठीक, कैसी है संरचना? चतुष्फलकीय। संरचना चतुष्फलकीय। बॉन्ड एंगल के बारे में देखें तो बॉन्ड एंगल जो होता है आपका 109 अंश 28 सेकेंड। तो CH4 की संरचना चतुष्फलकीय हो जाएगी और CH4 का जो बॉन्ड एंगल है बंद कोण, इनके बंद कोण जो है 109.28 सेकेंड हो जाएगा। ये क्या है? बॉन्ड एंगल, बंद कोण। बंद कोण कितना? 109। बंद कोण है आपका 109
अंश 28 सेकेंड। ठीक, और संरचना कैसी है? चतुष्फलकीय। संरचना है चतुष्फलकीय। ठीक, अब आगे देखते हैं sp3 संकरण को, sp3d संकरण को। इसमें क्या होता है? इसमें S का एक कक्षक, P का 3 कक्षक और D का एक कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा वाले 5 नए कक्षक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे sp3d संकरण होता है। उदाहरण है आपका PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहाँ पे फास्फोरस की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ठीक, उसके बाद फास्फोरस की सामान्य अवस्था में क्या हो जाएगा? तो सामान्य अवस्था में यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग 3s 3p से, यहाँ से 3d आ जाता है, इसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद आता है आपका 3d, है ना। 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। 3p में कितना इलेक्ट्रॉन है? सॉरी, इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। 3p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद d में कितना इलेक्ट्रॉन है? d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, है ना। उसके बाद उत्तेजित अवस्था की बात करें तो क्या होता है? उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन जो होता है उत्तेजित हो जाता है और डी कक्षक में चले जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1s में एक इलेक्ट्रॉन, ये 3s है आपका, और ये है आपका 3p, और ये है आपका 3d। ठीक, तो यहाँ से आपका जो 3s में जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाएगा। और यहाँ पे कितना है? 3p में 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, है ना। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा S का जो 3s का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के D ब्लॉक में चला जाता है। इस कारण यहाँ पे S का एक कक्षक संकरित अवस्था में बनाना है आपको। S का एक कक्षक, P का 3 कक्षक, D का एक कक्षक आपस में मिल करके क्या कर रहे हैं? संकरण कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक और इसमें एक। ये सभी आपस में मिल करके क्या बना रहे हैं? sp3d संकरण का निर्माण कर रहे हैं। अब देखते हैं PCl5 की संरचना को। तो यहाँ पे देखो, S का एक कक्षक, P का 3 कक्षक, D का एक कक्षक आपस में मिलकर के sp3d संकरण बनाए हैं, है ना। जो फास्फोरस है, फास्फोरस उसमें sp3d संकरण बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे sp3d संकरण होने के कारण यह क्लोरीन के 5 परमाणुओं से जुड़ जाता है। क्लोरीन की कितने परमाणु से? 5 परमाणु से। क्लोरीन के 5 परमाणु से जुड़ेगा तभी तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरते जाएगा ना। ठीक, अब देखते हैं sp3d जो आपका संकरण है, उसमें जो आपका उदाहरण में हमने देखा यहाँ पे PCl5 को, है ना। तो PCl5 की संरचना किस प्रकार से बनेगी उसको अब हमें देखना है। तो PCl5 की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना, और यहाँ पे आ जाएगा बंद कोड। ठीक, संरचना कैसी होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। ठीक, और बंद कोण कितना होता है उसको यहाँ पे चित्र के माध्यम से मैं बता देती हूँ। ऊपर में एक Cl, नीचे में एक Cl, इधर एक Cl होता है और इधर की तरह 2 Cl होते हैं, है ना। और यहाँ पे जो ऊपर है, ऊपर इसके बीच 120 का एंगल होता है और इसके बीच 90 डिग्री का। जो PCl5 होती है उसकी संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। यहाँ पे देखें, ऐसे करके यहाँ पे 3 बनेगा और ऊपर से ऐसे करके जुड़ता जाता है। संरचना कैसी होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। बॉन्ड एंगल जो होता है
इसमें से जो 3 तल होते हैं, इसके इसके और इसके बीच जो 3 तल होते हैं उनके बीच आपस में 120 डिग्री का कोण बनता है, और 2 ऑर्बिटल मतलब 2 तल के बीच आपस में 120 का कोण बनता है। एक बार फिर से, 3 जो होते हैं यहाँ पे 3 120 अंश का कोण बनाते हैं, और 2 तल जो होते हैं ऊपर और नीचे की ओर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा और यहाँ पे 120। अगर इसके केस में देखें तो यहाँ पर भी आपका 90 ही आएगा, ऊपर और नीचे वाला 90 डिग्री का, और इधर की जो 3 है वो 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक, अब देखते हैं sp3d2 संकरण को। तो इसमें क्या होता है, s का एक कक्षक, p का 3 कक्षक और d का 2 कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा वाले 6 नए कक्षक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के संकरण को sp3d2 संकरण कहते हैं। उदाहरण है आपका SF6। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा 16। ठीक, 6 4 10 2 12 12 और 4 16। तो यहाँ पे जो सल्फर की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s 3p से चालू करेंगे ना, तो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है ये। उसके बाद d में कितना इलेक्ट्रॉन है, d में एक भी इलेक्ट्रॉन भरा हुआ भी नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, अब उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगा, 3s का एक इलेक्ट्रॉन, 3s का एक इलेक्ट्रॉन और 3p में से भी एक इलेक्ट्रॉन, 3s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और 3p का जो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। देखो, s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और p का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। ठीक, तो इस कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। यह आपका 3D। उसके बाद संकरित अवस्था में क्या हो जाएगा, संकरित अवस्था में s का 3s का और p का 3 कक्षक जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हैं। उसके बाद 3D में से एक कक्षक, 2 कक्षक। तो s का एक कक्षक, p का कितना कक्षक, 3 कक्षक और d का कितना कक्षक, 2 कक्षक। ये सभी आपस में मिल करके sp3d2 संकरण बनाते हैं। इस प्रकार सल्फर जो होता है आपका, यहाँ पे देखो, s का एक कक्षक, p का 3 कक्षक और d का 2 कक्षक यहाँ पे मिल करके क्या बना रहे हैं, sp3d2 संकरण बना रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पे आपका सल्फर में sp3d2 संकरित कक्षक बन जाते हैं। अब ये संकरित कक्षक, यहाँ पे 6 संकरित कक्षक हैं, वो 6 फ्लोरीन परमाणु से जाकर के जुड़कर SF6 बनाते हैं। अब बात करते हैं संरचना की और बंध कोण की। तो संरचना जो होती है sp3d2 की, वो होती है वर्गाकार कैसी होती है, द्विपिरामिडीय, वर्गाकार द्विपिरामिडीय संरचना होती है आपकी SF6 की या फिर sp3d2 संकरण की वर्गाकार द्विपिरामिडीय। बंध कोण देखते हैं 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं संरचना को। तो यह है आपका सल्फर, इसके ऊपर में एक फ्लोरीन, नीचे में एक फ्लोरीन, उसके बाद इधर और इधर एक एक फ्लोरीन। अच्छा, आप लोग सल्फर बीच में, ऊपर में एक फ्लोरीन, नीचे एक फ्लोरीन, इधर एक एक फ्लोरीन। ठीक, यहाँ से जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका, और यहाँ से ऐसे जुड़ेंगे ऐसे करके तो हो जाएगा वर्गाकार द्विपिरामिडीय। ठीक, तो इस प्रकार सल्फर की संरचना SF6 की संरचना इस प्रकार होती है, वर्गाकार द्विपिरामिडीय, और बॉन्ड एंगल जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है ना। तो देखो, इसमें क्या होता है, जो ऊपर और नीचे वाला जो बंध है उसकी लंबाई क्या होती है, बड़ी होती है। इधर की लंबाई क्या होती है, छोटी। ऊपर और नीचे जो आपका बंध बनता है उसकी लंबाई क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक,
अब देखते हैं sp3d3 संकरण को। जब s का एक कक्षक, p का 3 कक्षक, d का 3 कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा वाले 7 नए कक्षक का निर्माण करते हैं तब sp3d3 संकरण होता है। उदाहरण में है IF7। तो यहाँ पे देखो जो आयोडीन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 53। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 53। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सामान्य अवस्था, उत्तेजित अवस्था, संकृत अवस्था में बाहर को ही देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखें अगर, तो यह है आपका 5s, यह है आपका 5p और यह है आपका 5d। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, आयोडीन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 53, अगर इसके सिंपल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो वो होता है 2 8 18 18। ठीक, तो क्या होता है, अगर बाहु नियम से देखें तो क्या होता है, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5p में आपका 5 इलेक्ट्रॉन होता है और d कैसा होता है, खाली होता है ना। तो अब क्या हो जाता है, इसके उत्तेजित अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि 5s का 1 इलेक्ट्रॉन, 5s का 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 5d में चला जाता है। 5p का भी 2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के कहाँ चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, 5d में चले जाते हैं। ठीक, 5s के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 5d में, 5p का 2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 5d में आ जाते हैं। तो इस कारण यहाँ पे जो संकरण होगा आपका, s का 1 कक्षक है, p का 3 कक्षक है और d के भी 3 कक्षक हैं। तो ये सभी मिलकर के sp3d3 संकरण का निर्माण करते हैं यहाँ पे, है ना। sp3d3 संकरण का निर्माण करते हैं। देखो यहाँ पे 7 कक्षक हैं, है ना, 7 कक्षक हैं। यहाँ पे आयोडीन जो है sp3d3 संकरण का निर्माण करता है और जो है 7 फ्लोरीन के साथ जुड़ जाता है। 7 कक्षक हैं, अगर ये 7 फ्लोरीन से जुड़ेगा तभी तो यहाँ पे अतिव्यापन कर पाएगा ना। फ्लोरीन के एक कक्षक यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर के क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे sp3d3 संकरण होता है और ये 7 फ्लोरीन से जुड़ करके यहाँ पे IF7 बनाता है। ठीक, अगर इसके संरचना की बात करें, तो इसकी संरचना किस प्रकार होती है, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति या फिर संरचना कैसी होती है, उसके बीच बंद कोण। संरचना पंचकोणीय द्विपिरामिडीय है और जो आपकी बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री और आपका 72 मतलब 72 अंश भी होता है। इसमें 2 बॉन्ड एंगल होंगे, ये और ये, 90 अंश का और 72 अंश का। ठीक, तो देखते हैं इसकी संरचना को। बीच में है आपका आयोडीन, ऊपर वाला मैंने बोला था एक्सिस जो होता है आपका बड़ा होता है, लंबा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा लंबा। उसके बाद इधर जो होगा आपका फ्लोरीन और इधर फ्लोरीन। उसी तरह से यहाँ पे 2 फ्लोरीन हैं, तो 3 और 3 6 एक साथ फ्लोरीन हो गए, है ना। यहाँ से ये जुड़ जाएंगे और पंचकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति बनाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे वाला जो तल होता है वो तो 90 डिग्री बनाता है और बीच में जो एंगल होता है, बीच में जो आपके बंद बनते हैं वो 72 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक, ऊपर और नीचे वाला जो तल होता है 90 डिग्री का बनाता है और इधर के जो आपके बंद बने हुए हैं 1 2 3 4 5 ये 72 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इस तरह से हमने संकरण के बारे में देखा, संकरण के प्रकार के बारे में देखा, sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण, sp3d2 संकरण और sp3d3 संकरण के बारे में। संकरण क्या है, संकरण के प्रकार और जो प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार है, उनके उदाहरण को
ठीक, उदाहरण को बताना है, और उदाहरण में जो यौगिक बना है, जैसे कि अभी हमने देखा IF7 को, तो IF7 के बारे में बताना है, सामान्य अवस्था, उत्तेजित अवस्था, संकृत अवस्था। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो अणु है आपका, उसमें संरचना कौन सी है, बंद कोड कौन सा है, ये भी बताना है, और संरचना को डायग्राम बना करके बताना है आपको। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम देखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण को, और संकरण किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे उसको देखेंगे। जैसे कि हम लोग कैसे बता सकते हैं IF7 में कौन सा संकरण है। हमने यहाँ पे पढ़ा है sp3d3 का ये संकरण का उदाहरण है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि IF7 में sp3d3 संकरण होगा, कैसे जानेंगे PCl5 में कौन सा संकरण होगा। तो इस तरह से हम लोग विभिन्न अणुओं में कौन कौन सा संकरण है इसके बारे में भी जानेंगे।